नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। इस शो में हम आपके शहर, आपके गांव, कस्बे की तमाम खबरें आप तक लेकर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां सतना में इस महामारी के दौर में लोग फायदा उठाने और लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने से भी नहीं हिचकिचा रहे। जी हां, सतना में आपदा में अवसर खोजते हुए इस्तेमाल हुई पीपीई किट को गर्म पानी में धोकर फिर से बाजार में बेचने का मामला सामने आया है। जबकि ये सभी जानते हैं कि पीपीई किट एक बार जब इस्तेमाल की जाती है तो उसको दोबारा नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। देखते हैं अनुराग द्वारी की ग्राउंड रिपोर्ट। ये पीपीई किट कहाँ है? क्या कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए सतना में बड़खेरा के इस इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में भेजा जाता था। लेकिन इस वीडियो से ऐसा पता लगता है कि कर्मचारी पीपीई किट को गर्म पानी से धोकर बाकायदा अलग बंडल बनाकर रख देते थे। इसे नए सिरे से पैक कर बाजार में बेचने के लिए तैयार किए जाने का आरोप है। बड़खेरा गांव है मरपाटन रोड पर, वहां पर प्रदूषण विभाग की एक टीम भेजी गई है। उस टीम को कहा गया है कि जांच करके सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने रखते हुए एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने जांच कर भी ली है, रिपोर्ट बना रहे हैं और कल वो जांच सबमिट कर देंगे। एनडीटीवी को एक खत भी मिला है जो साबित करता है कि पिछले साल भी कंपनी पर ऐसे आरोप लगे थे। पहले ये पता तो लगे कि कौन दोषी है, क्योंकि प्रथम दृष्टया आपको ये तो आया नहीं सामने अभी कि किसने बेचा और किसने खरीदा, तो ये सब तो जांच का विषय है। बड़खेरा के इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट का संचालन वर्ष 2006-07 से हो रहा है। यहाँ इन दिनों विंध्य क्षेत्र के अलावा लगभग 1 दर्जन जिलों से मेडिकल वेस्ट मंगाकर कथित रूप से डिस्पोज किया जाता है। गांव वालों का ये भी आरोप है कि प्लांट में मेडिकल वेस्ट को गलाने का काम प्रदूषण बोर्ड की गाइडलाइन से नहीं हो रहा, जिससे पूरे गांव में बदबू फैलती है। सूत्रों के मुताबिक फैक्ट्री संचालक मेडिकल वेस्ट को पन्ना, सीधी, सिंगरौली, दमोह और भी कई जिलों से मंगवाते थे। इसलिए ये कहा जा रहा है कि शायद इस्तेमाल पीपीई किट को वहीं भेजा गया होगा। चूंकि इस्तेमाल के बाद पीपीई किट को कई बार काटा नहीं जाता, इसलिए इसके गलत इस्तेमाल की आशंका बनी हुई है। सतना से ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना का कहर असम में भी दिखने लगा है। कोरोना से हो रही मौतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में डर पैदा हो गया है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। असम के शवदाह गृहों से कोविड से मरने वालों की तादाद में इजाफे की खबर आ रही है। सरकारी आंकड़ों से ये बात और साफ हो जाती है। 1 अप्रैल से 23 मई तक 53 दिनों में 1623 लोगों की मौत हुई। मृत्यु दर रही 1.08%। पहली लहर में 31 मार्च 2020 से पूरे साल तक मरने वालों की संख्या 1105 रही। मृत्यु दर थी देश की सबसे कम दरों में से एक, बस 0.51%। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में असम की सबसे बड़ी कोविड उपचार व्यवस्था है। यहाँ के डॉक्टर एक चिंताजनक चलन के बारे में बताते हैं कि अब कोविड के गंभीर मरीज अस्पताल बहुत देर में पहुँचाए जाते हैं और भर्ती के 2 दिनों में ही उनकी मौत हो जाती है। हमने 366 मौतों का विश्लेषण किया। उनमें से 182 मौतें अस्पताल में दाखिले के 48 घंटे के अंदर हो गईं। 131 मौतें अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटों के भीतर हुई हैं। गुवाहाटी ही नहीं, असम के और जिलों में भी मौतों की तादाद बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा मौतें तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, कछार, नागांव और कामरूप मेट्रो में हुई, जहां गुवाहाटी आता है। 1 मई को जहां 23 लोगों की मौत हुई, वहीं 25 मई को 92 लोग मरे, यानी 4 गुना बढ़त। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अब भी लोग टेस्ट करवाने और अस्पताल जाने में हिचकिचा रहे हैं। कुल मिलाकर राज्यों में मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग घर पर अलग ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं और शायद सोशल मीडिया के जरिए जो बात फैली है कि अस्पतालों में बेड्स की किल्लत है, उसने इसे और हवा दी है। सरकार को चाहिए कि नए संक्रमित मरीजों को जल्दी अस्पताल पहुंचाए। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कोविड के लिए जो नया प्रोटोकॉल बनाया है, उसके तहत सीनियर डॉक्टरों की रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की ड्यूटी लगाई गई है। इससे
इलाज का प्रबंधन तो बेहतर हुआ है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि इस रणनीति से क्या मौतों को काबू किया जा सकता है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां शिमला में 102 साल की महिला ने कोरोना को मात देकर सबको हैरत में डाल दिया। 102 साल की इस महिला को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से गुरुवार को छुट्टी दे दी गई। अस्पताल में उनकी विशेष देखभाल की गई। उन्हें खास कोविड वार्ड में रखा गया था। कोरोना का असर आम जिंदगी पर किस तरह से पड़ा है, ये मध्य प्रदेश में विदिशा के बैंक की लंबी लाइनें देखकर पता चलता है। एक तरफ बैंकों की कई शाखाएं इसलिए बंद हो गई थी क्योंकि बैंक के स्टाफ पॉजिटिव हो गए थे। अब जब बैंक खुले हैं, वहां दबाव बढ़ गया है। ऐसे में पैसा निकालने में लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विदिशा के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की शमशादाबाद शाखा के बाहर किसानों ने जैसे पहरा दे रखा है। वो रात भी वहीं गुजार रहे हैं अपनी पासबुक लिए, ताकि जैसे ही बैंक खुले वो अपना पैसा निकाल सकें। उनकी शिकायत है कि वो आते हैं लेकिन नंबर आने से पहले पैसा खत्म हो जाता है। परेशानी ऐसी है कि पूरे 24 घंटा तो जो है लाइन में लगते हैं। जब कहीं टोकन मिलता है 150 टोकन बांटते हैं और रिश्वत भी देना पड़ती है। कहीं जो है आपको 60 से रिश्वत भी दे रहा है। रात में जाते हैं, रात में भी रुकती हैं। और मैं शमशाबाद का किसान हूँ। 11 तारीख को, अगली 11 को मैंने फसल बेची। बैंक में पैसे आ गए और पैसे 83,000 बता रहा है, अपन ने बेची 1,68,000 के। रात में रुके थे, इसके बाद भी टोकन नहीं मिल पाया आपको? नहीं मिल पा रहे टोकन। दरअसल विदिशा में सहकारी बैंक की 21 शाखाएं हैं। उनमें से 9 कई दिन से बंद थीं क्योंकि स्टाफ को कोरोना हो गया था। जैसे ही बैंक खुले, किसानों की भीड़ उमड़ आई। ना मास्क का ख्याल, ना सामाजिक दूरी की चिंता। नौबत पुलिस बुलाने की आ गई। कुछ किसान रात में यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर वो अपने टोकन का इंतजार कर रहे थे। तो हमको जैसी जानकारी मिली, मैंने राजस्व विभाग की टीम, नायब तहसीलदार पटवारी, आरआई, पुलिस विभाग की टीम को यहाँ पर लगवाकर उनको टोकन बंटवाए। आज बैंक द्वारा बताया गया था कि 150 लोगों को पेमेंट किया जा पाएगा, तो 150 लोगों को आज के टोकन दिए गए। बाकी जो एक्स्ट्रा लोग थे उनकी सूची बना के उनको बताया गया कि वो कल आएंगे, उनको कल टोकन मिलेगा। और जो सूची में लोग थे उनको। शमशादाबाद ही नहीं, नटेरन और लटेरी इलाकों की बैंक शाखाओं पर भी यही नजारा दिखा। अपने पैसों की फिक्र में उमड़े किसानों को रोकना मुश्किल था। स्टाफ की भारी कमी होने की वजह से वे ही शाखाएं बंद की गई जो 90% स्टाफ जहां का संक्रमित हो गया था। लेकिन किसानों को पहले समझाना होगा कि उनकी मेहनत की कमाई डूबने वाली नहीं है, वरना ऐसी भीड़ रोज उमड़ती रहेगी। इस महामारी में बहुत से लोगों की जान जा रही है, लेकिन बावजूद उसके बहुत से लोग अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश के खंडवा आपको लिए चलते हैं, जहां एक महिला ने पुलिस के जवान को थप्पड़ मार दिया। पुलिस का जवान मास्क न पहनने वालों का चालान काट रहा था और इसी दौरान महिला और जवान के बीच में कहासुनी हुई। महिला ने थप्पड़ मारा। आरोपी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और वहीं एक तस्वीर आई है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पुलिस की बर्बरता सामने आई है। एक युवक ने ये आरोप लगाया कि मास्क न लगाने पर पुलिस ने उसे डंडे मारे। इसका विरोध करने पर उन्होंने उसके हाथ पैर में कीलें ठोक दी। पुलिस ने दावा किया है कि उस शख्स ने पुलिस को फंसाने के लिए खुद ही कीलें ठोक दी थी अपने हाथ पैर में। पुलिस ने गवाह के तौर पर एक कारखाने के मालिक को मीडिया के सामने पेश किया। 2 कीलें थी, एक कीले से लगाई और ऐसे करके रखा, बढ़िया करके ऐसे करके देख लिया। सही है, ऐसे करके। पुलिस कस्टडी में रंजीत मीडिया के सामने अपने हाथ पैर में कील ठोकने का नाट्य रूपांतरण कर रहा है। पुलिस का कहना है कि रंजीत पहले एक जरी कारखाने में काम करता था। 24 तारीख को मास्क को लेकर पुलिस से झगड़ा होने के बाद
उसके कारखाने में पनाह ली, वहीं कीलें ठोकीं। नमाज पढ़ के जब लौटा तो इसके कीले इसके ठोको, तभी तुरंत मैंने फोन करके इसके घर पे फोन करा, आ जाओ, इसका घर वाले कोई नहीं आना चाहे। तभी जो बोला फोटो मेरा खींच के देखो कीलों का, मैं कहना बहुत हालत खराब है इसकी। तो मैंने फोटो इसका खींच के, ये पड़ुआ वाला था, तो मैंने इसके घर पे मैंने कहा देखो इसकी हालत खराब है, मेरे घर में बीवी बच्चे मेरे सब डर रहे हैं, इसने कीले ऐसी ठोकी हैं, सबकी बच्चे मेरे डर रहे हैं, और ये इसको अभी ले जाओ। रंजीत कल अपने हाथ पैर में ठुकी हुई कीलों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचा था और उसने आरोप लगाया था कि मास्क ना पहनने पर पुलिस ने उसे डंडे मारे। जब उसने विरोध किया तो पुलिस ने उसे जोगी नवादा पुलिस चौकी ले जाकर कीलें ठोंक दी। वो 4-5 डंडे मारे, भाई सर क्यों मार रहे हैं? बोल तेरे पास मास्क निकाली मत के, तो मैं सर मैं जेब में लगा ले रहा हूँ, बोला आप लगाए निकाली मत के। फिर क्या हुआ? आपके कीले कितने ठोकी, क्या हुआ था? सर वो आगो पट्टी बांधी थी, वो तो क्या कीले को ठोकी। किसने कीले? चौकी के अंदर। बरेली के एसएसपी का कहना है कि इस जांच में रंजीत के पुलिस के ऊपर लगाए गए आरोप गलत साबित हुए हैं। ये पाया गया कि रंजीत ने खुद ही कीलें ठोकी हैं। 25 तारीख की रात को ये एक कारखाने में सोया और वहाँ पर इसने नशे की हालत में भी था, और वहाँ पर इसने अपने आप को बचाने के लिए, पुलिस की गिरफ्तारी से बचाने के लिए वहाँ पे अपने बाएं हाथ और पैर में कील ठोक दी। एक शेर है कि कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे। लेकिन इस मामले में अभी पुलिस को क्लीन चिट दी है। मुंसिफ के पास मुकदमा पहुंचना बाकी है और आखिरी फैसला वहीं होगा। बरेली में रणदीप और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं गंगा की, जिसे हम मां कहते हैं। क्या हम उसके साथ अन्याय नहीं कर रहे? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बनारस में सिंधिया घाट से लेकर राजा घाट तक गंगा का पानी हरा हो गया है, यानी उसमें काई जम गई है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जानकारों की माने तो ये चिंता की बात है। मां गंगा की हालत ये उस बनारस में है जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। ये बनारस के सिंधिया घाट के आसपास की गंगा है। आप इसके पानी पर गौर कीजिए, इसमें और किसी गंदे ठहरे पानी में कोई अंतर नहीं है। पानी हरा हो गया है इसलिए कि इसमें काई जम गई है। अब इतने गंदे और जहरीले पानी में कोई उतरने की हिम्मत कैसे करे? राधे कृष्ण रस्तोगी बीते 40 साल से गंगा स्नान के साथ ही दिन की शुरुआत करते हैं। इन दिनों गंगा की ये दशा देखकर बेहद दुखी हैं। गंगा नदी में ऐसा काई तो हम लोगों ने कभी जीवन में भी नहीं देखा है, जो काई आज जम रही है, जैसे वरुणा नदी में जम जाती है। राधे कृष्ण की तरह ही घाट के तीर्थ पुरोहित भी गंगा की इस दशा को देखकर बेहद चिंतित हैं। गंगा की स्थिति एक श्लोक है, गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोक से गच्छति। अन्य 400 कोस दूरी पे गंगा का नाम लीजिए, गंगा की हवा लग जाए, स्नान करने का फल होता है। लेकिन ये गंगा का हाल देखिए, ऐसा कभी देखा गया नहीं है। कई दशकों से गंगा प्रदूषण के लिए गंगा अनुसंधान प्रयोगशाला चला रहे संकट मोचन मंदिर के महंत इसका एक बड़ा कारण ललिता घाट के सामने गंगा के भीतर बन रहे प्लेटफॉर्म को मानते हैं, जिसने गंगा के प्रवाह को रोक दिया है। कभी इधर कुछ चेंजेस हुए हैं वहाँ पे। अभी जैसे आपके ललिता घाट पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है और संजोग से वो रिवर बेड में घुस के बन रहा है, तो वो कायदे से देखिए तो नेचुरल जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। हमारे ख्याल से 30-35 मीटर उसकी चौड़ाई है गंगा जी के पार्ट के अंदर, तो जहाँ ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो फ्लो भी इफेक्ट होगा। और ये जो अभी ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये तो संभवतः वहाँ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं और जो कि सीवेज के माध्यम से गंगा जी में आते भी हैं, तो उसके वजह से एल्गल ग्रोथ के वजह से वो ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा। गौरतलब बात यह है कि पहले 80 से लेकर ललिता घाट तक गंगा का पानी हरा नहीं था। उसके आगे के घाटों में ही हरा पानी दिख रहा है। हालांकि तेज हवा चलने के कारण अब बाकी के घाटों में भी पानी हरा नजर आने लगा है। गंगा तकरीबन 40 करोड़ लोगों की जीवन धारा है। पीने के पानी से लेकर खेती तक हम गंगा पर निर्भर हैं। गंगा मोक्षदायिनी भी है, यानी मृत्यु के बाद मुक्ति के लिए भी हमें गंगा चाहिए। पर बड़ा सवाल ये है कि कैसी गंगा, साफ सुथरी या फिर इस तरह जिसका पानी हरा हो गया है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
और उत्तर प्रदेश की मथुरा की बात करते हैं, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ट्रेनी यानी प्रशिक्षु विमान को आपात लैंडिंग करानी पड़ी। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से विमान को अचानक से जमीन पर उतारना पड़ा। विमान में 2 लोग सवार थे जो कि सुरक्षित हैं। ये विमान नारनौल हरियाणा से उड़ा था, जिसे अलीगढ़ में लैंड करना था, लेकिन इसे नूह झील पुलिस थाना इलाके में उतारना पड़ा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज रफ्तार ट्रेन के गुजरने से रेलवे स्टेशन की ही इमारत ढह गई। ये अजीबोगरीब घटना बुरहानपुर के चांदनी रेलवे स्टेशन की है। जैसे ही पुष्पक एक्सप्रेस 110 किलोमीटर की रफ्तार से यहां से गुजरी, स्टेशन की इमारत ढह गई। इस हादसे के बाद 4 ट्रेनों को आउटर पर रोका गया और बेहद धीमी गति से रवाना किया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। इस स्टेशन को 2004 में बनाया गया था, यानी ये 17 साल ही टिक पाया। झारखंड लिए चलते हैं। रांची से 40 किलोमीटर दूर कांची नदी पर बना पुल ढह गया। तूफान यास के चलते पिछले 2 दिनों से यहां पर बरसात हो रही थी, जिसके चलते ये गिर पड़ा। 3 साल पहले ही इसे करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था और ये पुल रांची जिले के तमाड़, बुंडू और सोनाहातू इलाकों को जोड़ता था।